हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के नए लेक्चर में। भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। पूरा बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे बेटा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, यूनिवर्स अगर हम क्लासिफाई करें तो यूनिवर्स में क्या क्या है बेटा। अरे बाप रे, यूनिवर्स तक लेके तो यूनिवर्स में है बेटा एनर्जी। यूनिवर्स बना है एनर्जी से और मैटर से। तो सर ये मैटर क्या है? एनीथिंग बेटा जिसका कोई मास है और जो कोई भी स्पेस ऑक्युपाई करता है, हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? मैटर। तो ये मैटर है। बाकी एनर्जी तो पता है आपको, कैपेसिटी टू डू वर्क पढ़ा होगा आपने। तो मैटर जो है बेटा, तो ये मैटर भी क्लासिफाई होता है बेटा। मैटर भी अलग अलग टाइप के। देखो मैटर का टाइप एक हम करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ये है फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या होगा? ऑब्वियसली केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन आपने बहुत बार सुना होगा। क्या होता है बेटा? सॉलिड्स, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। ये बेटा तो बहुत आसान सी चीज है सर, ये तो पता है हमें। हाँ पता है बेटा तुझे। देखो अगर केमिकल क्लासिफिकेशन अगर हम करें किसका? मैटर का हम केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा। तो मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन होगा प्योर सब्सटेंसेस में। एक तो प्योर सब्सटेंसेस होंगे, नहीं तो जो प्योर नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? मिक्सचर। मिक्स कर दिया ना बेटा। क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। कुछ भी मिक्स कर दिए। बताओ, जैसे इसके भी दो टाइप है। जैसे होमोजीनियस मतलब अच्छे से मिक्स हो गया। सिंपल भाषा में अच्छे से मिक्स हो गया मतलब क्या बेटा? अच्छे से मिक्स हो गया मतलब सेम फेज में है। अगर आपने कुछ मिक्स किया है तो सेम फेज में है। अगर सेम फेज में नहीं है तो हिट्रोजीनियस। ठीक है बेटा। तो ये हो गया मिक्सचर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट है बेटा केमिस्ट्री में, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो आपको पता है सब, सॉलिड, लिक्विड, गैस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। लेकिन जो प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं बेटा, ये दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं। एक होता है बेटा एलिमेंट और दूसरा होता है बेटा कंपाउंड। क्या होता है बेटा? कंपाउंड। ठीक है बेटा। तो एलिमेंट का अगर बताया जाए तो एलिमेंट में क्या होता है बेटा कि सिमिलर एटम्स होंगे, नहीं तो हम बोलो कि सेम टाइप ऑफ एटम। और अगर कंपाउंड है तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होंगे बेटा। क्या होगा? डिफरेंट एटम्स होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन किसका? मैटर का। ठीक है बेटा। तो अब हम देखते हैं सर ये सेम टाइप ऑफ एटम क्या है, बताएंगे ना बेटा। एटम क्या है? देखो एटम क्या है, देखो। तो ये जो एटम है बेटा, ये जो एटम है, हम इसको बोल सकते हैं कि ये सबसे छोटा पार्ट है मैटर का। मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट या यूनिट बोल दो ऑफ मैटर। जैसे कि एग्जांपल बताया जाए तो हाइड्रोजन एटम और हेलियम एटम और कार्बन एटम और नाइट्रोजन एटम, बहुत से बेटा। लेकिन ये क्या? एटम्स बेटा। ठीक है, ये क्या होंगे? एटम्स। ठीक है। तो अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल क्या है सर? तो मॉलिक्यूल जो है बेटा, ये होता है, ये बना होता है मेड ऑफ 2 और मोर एटम्स। मतलब एटम्स जब कंबाइन होंगे बेटा, एटम्स जब कंबाइन होंगे तो ये
एक मॉलिक्यूल बना देंगे। समझो दो एटम भी कंबाइन हो तो मॉलिक्यूल बनेगा बेटा। क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। दो एटम भी कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जब बनेगा क्या बनेगा बेटा? मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल जब बनेगा तो अगर इसमें भी बेटा दो टाइप, एक होता है होमो एटॉमिक और एक होता है बेटा हेटेरो एटॉमिक। देखो होमो एटॉमिक मतलब क्या? देखो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का ही एटम कंबाइन हो गया तो सेम टाइप वाले कंबाइन हो गए। अगर सेम टाइप वाले कंबाइन हो गए तो हम बोल सकते कि वो होमो एटॉमिक है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन, यहां पे कंबाइन होते। ठीक है, कंबाइन। लेकिन बेटा हेटेरो एटॉमिक में क्या होगा? कुछ नहीं सर, इससे थोड़ा सा उल्टा। क्या? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होंगे। ठीक है, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे बेटा तो उनको हम बोलते हैं कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये होते हैं कंपाउंड बेटा। मॉलिक्यूल का ही पार्ट है कंपाउंड। कब? जब हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूं तो देखो हम ऐसा देखेंगे इसको। एटम तो अकेला रहता है बेटा। एटम, ये कौन है? ये है एटम। ये क्या है? एटम। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन या कोई ऑक्सीजन है, अकेले ना बेटा, तो एटम। लेकिन मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो देखो, समझो अगर ये मॉलिक्यूल है, अगर ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूल कैसे हो सकते? कोई भी दो एटम कंबाइन कर दो सर, कोई भी दो करे क्या करते हैं? हाइड्रोजन कंबाइन H2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन कंबाइन O2 मॉलिक्यूल। तो अगर ये कंबाइन होके ये मॉलिक्यूल बना रहे, लेकिन मैंने बताया था बेटा क्या, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे तो क्या होगा? कंपाउंड। तो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन हो रहे तो मतलब कंपाउंड है। मतलब कंपाउंड एक मॉलिक्यूल का ही एक टाइप है, तो मॉलिक्यूल का टाइप एक ऐसा लिखेंगे अपन, यहां पे है कंपाउंड। ठीक है बेटा, इसका एग्जांपल क्या है बताओ? आपका फैमिलियर एग्जांपल कौन सा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड क्या होता है रे? सिंपल HOH। क्या बोलते इसको? वाटर भाई। ठीक है, तो वाटर। तो ये बेटा डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कंपाउंड मॉलिक्यूल का ही पार्ट है। ठीक है, तो एटम अलग पार्ट है, खुद में ही अलग है एटम। ठीक है, तो अगर बेटा आगे हम बात करें कि ये जो एटम है इसके अंदर क्या क्या होता है। जब मैंने एटम की डेफिनेशन बताई बेटा, तब मैंने ऐसा नहीं बोला, ऐसा बोला क्या मैंने कि स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल? नहीं, इनडिविजिबल की डेफिनेशन पुरानी हो गई बेटा, वो तो थ्योरी में ही वो तो पुरानी हो गई थी, इसलिए नई थ्योरी आई और नई एटॉमिक थ्योरीज बनी। तो एटम इंडिविजिबल नहीं, मतलब डिविजिबल है, मतलब उसके पार्ट होते हैं। मतलब अगर एटम को तोड़ा जाए तो उसके अंदर क्या होता है सर? उसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर होता है प्रोटॉन, उसके अंदर होता है न्यूट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बेटा, ये क्या हो गए? एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी बात करें कि इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है, अगर इनकी बात करें हम, इनके ऊपर चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज है ना। न्यूट्रल चार्ज नहीं होता बेटा, चार्ज जीरो होता है। ठीक है, तो ये चार्ज है बेटा कि जीरो चार्ज होता है। ठीक है बेटा, जीरो। तो और इसके मास के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है बेटा 9.1
9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगर प्रोटॉन के मास की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सर ये न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का एटॉमिक मास सेम होता है क्या? हाँ बेटा सेम ही होता है, ठीक है। बहुत पॉइंट का डिफरेंस रहता है वो, लेकिन गिनते ही नहीं, क्योंकि 10⁻⁻27 में क्या क्या गिनेगा भाई तू, ठीक है, तो नहीं होता है, ठीक है, तो गिनते नहीं अपन। तो ये हो गया चार्ज, ये हो गया मास। अब किसी भी एलिमेंट को या किसी भी एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? तो रिप्रेजेंट करने का पीरियोडिक टेबल में एक तरीका देखा होगा बेटा आपने। देखो, अगर हमें किसी भी एटम या एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करते समय अगर हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ एलिमेंट अगर करना है तो कैसे करें? देखो, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी बेटा कि सिंबल क्या है एलिमेंट का, ठीक है। सिंबल क्या है? सिंबल समझो कुछ होगा एक्स। उसके बाद आपको यह जानना जरूरी है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। सर ये एटॉमिक नंबर क्या है? बेटा एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ये बोलती है कि ये इसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है बेटा एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन। सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। बताओ आगे और एक चीज पता होनी चाहिए आपको, मास नंबर। क्या पता होना चाहिए बेटा? मास नंबर। तो मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे समझो ए से, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास नंबर क्या है सर? तो मास नंबर है बेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सर ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या है? देख बेटा, अगर कोई भी एटम है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? देखो न्यूक्लियस जो होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है रे? न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और उसके साथ कौन होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर घूम रहा है, यहाँ पे है कि नहीं, बाहर घूम रहा है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब कुछ नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स है ही क्या? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, उसके अलावा कोई है क्या वहां पे? नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास अगर ये तीनों इंफॉर्मेशन है तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को। कैसे? देखो समझो, वो एलिमेंट का सिंबल है कोई एक्स, ठीक है। तो ऊपर हम लिखेंगे बेटा, ऊपर हम लिखेंगे यहां पे कि इसका एटॉमिक मास नंबर, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और नीचे लिखेंगे ये सबस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में कौन? जेड। जेड क्या? एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये जो है बेटा क्या है? मास नंबर। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। सर आ गया अभी हमें, ठीक है। एक्स क्या है? कुछ नहीं बेटा, सिंबल है। किसका? ऑफ एलिमेंट। सिंबल है ना, ठीक है, सिंबल है। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा किसी भी एटम को या एलिमेंट को। एटम क्या है? एलिमेंट का ही एक पार्ट है बेटा। तो अगर हम ऐसा एग्जांपल ले कोई, समझो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो सर इसका एटॉमिक नंबर है 8। एटॉमिक मास नंबर क्या है? तो समझो इसका एटॉमिक मास नंबर आपको गिवन है 16 ही होता है, तो 16।
तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे? तो ऐसे, सबसे पहले यहां पे क्या है बेटा? एक्स। एक्स की जगह पे ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? ओ। ऑक्सीजन का सिंबल ही वो है, तो ओ लिखोगे आप। उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट, यहां पे क्या लिखना है? मास नंबर। ए की वैल्यू क्या है? मास नंबर। मास नंबर कहां है? अरे सॉरी बेटा, यहाँ पे मास नंबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा? मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर क्या है? 16। कहां लिखना है? ऊपर लिखना है सर, तो ऊपर। यहां पे क्या है? नीचे क्या लिखना है बेटा? नीचे लिखना है जेड। जेड यानी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है सर? 8 लिख दो यहां। हो गया बेटा। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी एटम को या एलिमेंट को। और आपने देखा होगा बेटा पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने देखा होगा कि ऊपर क्या लिखा जाता है? एटॉमिक मास, और नीचे क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा। तो इससे आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलेगी अगर ऐसा सिंबल दिया जाए तो? एटॉमिक नंबर की और एटॉमिक मास नंबर की। ठीक है, तो मास नंबर की आपको यहां पे इंफॉर्मेशन मिल रही। तो एक बात बताओ बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे गिनते हैं? सर अभी सिखाया आपने। कैसे? जेड से। जेड यानी एटॉमिक नंबर। जेड यानी एटॉमिक नंबर। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कैसे गिनते हैं? अभी पढ़ा है बेटा। ए से। ए क्या है बेटा? मास नंबर। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाले, तो सिंपल है बेटा। ये क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का वैल्यू। ये क्या है? प्रोटॉन का वैल्यू। सिंपल है बेटा, ए माइनस जेड कर दो और आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, आसान है बहुत। ठीक है, तो आपको अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर अगर पता है तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल करके देखते हैं बेटा। समझो कोई एग्जांपल लिया हमने, कोई आइटम है एक्स। अभी मैं सिंबल नहीं बताता बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आइटम है एक्स और उसका यहाँ पे नीचे 11 दिया है, यहाँ पे समझो 23 दिया है। ठीक है, आपको पता है बेटा जो नीचे यहाँ पे लिखा होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और ऊपर जो लिखा होता है वो क्या होता है? मास नंबर। तो इससे आप तो डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्या बताओ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? सर ये जो नीचे लिखा होता है ये क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। तो ये क्या होंगे? इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिंपल बात है बेटा। और अगर हमें पूछा जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, तो अभी भी बताया बेटा क्या फॉर्मूला यूज करना है? ए माइनस जेड। ए कहां पे होता है? ऊपर। जेड कहां पे होता है? नीचे। तो क्या आएगा? 23 माइनस 11 कितना आया बेटा? 12। देखो आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट किए कि नहीं बेटा? ठीक है, अगर इससे आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी मिल गए, ठीक है बेटा, अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी मिल गए और आपको पूछता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो अगर मॉलिक्यूल देखना है बेटा आपको, अब आपको मॉलिक्यूल एटम देखना है। ये एटम देखना है कैसा है बेटा? मुझे तो ये न्यूट्रल दिख रहा है। चार्ज दिख रहा है क्या बेटा कोई? नहीं। अगर ये न्यूट्रल एटम है, अगर ये न्यूट्रल एटम है बेटा, तो न्यूट्रल एटम में कुछ देखना ही बेटा, देखना ही नहीं बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते, तभी तो न्यूट्रल होता है ना भाई। तो तभी तो न्यूट्रल होता है। तो ये कैसे होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, और ये होंगे बेटा 11। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो न्यूट्रल एटम। अगर न्यूट्रल एटम ना हो तो कैसे पहचानेंगे? देखो एग्जांपल लेते हैं सिमिलर। देखो अगर कोई एटम दिया है आपको, यही लेते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अगर यहां पे लिखा है +2, अब ये क्या है बेटा? पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है बेटा। अभी एटम नहीं रहा, आयन बन गया। तो इसमें अगर आपको पूछा जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन की संख्या कभी बदलती नहीं बेटा, इतना याद रखना। प्रोटॉन हमेशा उतने ही रहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन को कोई निकाल नहीं सकता है। प्रोटॉन जाके बैठता है अंदर, कहां पे?
यहाँ पे अंदर न्यूक्लियस के पास एकदम क्लोज अगर निकाला ही जाएगा तो कौन निकाला जाएगा? इलेक्ट्रॉन। मतलब प्रोटॉन को कोई निकाल नहीं सकता, तो एटॉमिक नंबर जितना है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहता है, तो यह हमेशा उतना ही रहेगा। कितना? 11, जितना न्यूट्रल एटम में था। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी देखे तो वो भी कितना रहेगा? उतना ही बेटा। क्यों? न्यूट्रॉन भी कहाँ रहते हैं? अंदर, उसको भी कोई नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पे चार्ज आ जाए, उसको न्यूट्रॉन से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम ये निकालना चाहे तो कैसा आएगा? 23 माइनस 11, ये क्या आ जाएगा? 12। सेम है बेटा, सेम। इलेक्ट्रॉन की केस में अलग बात आती है बेटा। यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव आयन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालने बेटा, तो एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज आए, मतलब क्या? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए बेटा, तभी इसकी +2 यानी इसकी इज्जत बढ़ गई बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इसकी इज्जत बढ़ गई। तो कितने से बढ़ी? तो 2 से बढ़ी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पे अगर +2 है बेटा, तो +2 है तो आपको जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसमें से ये माइनस करना है बेटा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? इतना। उसमें से क्या माइनस करना है? ये 2। तो हमें क्या मिलेगा बेटा? 11 - 2 9। ऐसा क्यों करना है बेटा? इसने इलेक्ट्रॉन 2 गवाए ना बेटा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तभी यहाँ पे +2 चार्ज है। +2 चार्ज ये बताता है कि प्रोटॉन कितना ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? अभी प्रोटॉन तो कभी बढ़ेगा नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन ही छोटा हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का ही क्वांटिटी कम हो गया। तो कितने से कम हो गया? 2 से। 2 हटाओ भाई, 2 हटाओ, 11 में से कितना बचा? 9। ठीक है बेटा। तो ये और एक एग्जांपल देखते, और एक एग्जांपल देखो, और एक एग्जांपल अगर देखें हम, देखो यहीं पे देखते हैं। ठीक है बेटा, यहीं पे देखते। अगर और एक एग्जांपल हम देखें, जैसे अगर और एक एग्जांपल हम देखें, जैसे कि यहां पे मैंने लिया x, यहां पे लिया 23, यहां पे लिया 11। अब हम लेते हैं निगेटिव चार्ज। बताओ बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होंगे क्या? नहीं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होंगे क्या? नहीं सर, उतना ही रहेगा। 23 - 11 कितना रहेगा? 12। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो गए बेटा, क्योंकि यहाँ पे गेम पलट गया। यहाँ पे आ गया निगेटिव आयन, और निगेटिव आयन में बेटा जो निगेटिव आयन जो रहता है उसमें अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हैं हमें, तो कैसे आएंगे बेटा? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। क्या करना है हमें? जो एटॉमिक नंबर है क्या है ये, उसमें -2 चार्ज आया है, तो -2 चार्ज मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसलिए तो माइनस चार्ज बढ़ा है ना बेटा। तो इसमें 2 आपको ऐड करके ये मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है बेटा? तो ऐसे होगा बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, बस सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन से। और ये चार्ज देखिए। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट क्या है। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? ये बहुत बार सुना होगा बेटा आपने कि AMU क्या रहता है। तो AMU बेटा ये समझो, अगर हमने ऐसा गिना स्पेक्ट्रोस्कोपी में, अगर स्पेक्ट्रोमीटर ये जो रहता है, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर रहता है बेटा। इस मास स्पेक्ट्रोमीटर के मशीन में हमें किसी का आयन का या एटम का वजन गिनना है, वहां पे अगर मास निकालना है, तो इससे मास स्पेक्ट्रोमीटर ने बेटा कार्बन 12 का एटॉमिक मास निकाला था, उसका मास निकला था एटॉमिक मास ने, उसको हम ऐसा बोलेंगे बेटा एक्चुअल मास निकाला था उसने। किसका? कार्बन 12 का। तो एक्चुअल मास इतना आया था बेटा, कितना? इतना 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। किसका आया था? कार्बन 12 का। ये कार्बन 12 है बेटा,
मतलब कार्बन 12 का एक्चुअल मास इतना आया, किसमें? मास स्पेक्ट्रोमीटर की मशीन में। ठीक है, तो हम एटॉमिक मास यूनिट किसको बोलते हैं? अगर हम 1/12 लेते हैं किसका? मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, अगर हम लेते हैं कार्बन 12 का 1/12 हिस्सा अगर हम निकालते हैं तो हम उसको बोलते हैं बेटा, देखो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 को हम डिवाइड करेंगे किससे? अगर हम डिवाइड करेंगे 12 से तो हमें मिलेगा बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इसी को बोलते हैं बेटा एटॉमिक मास यूनिट। इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। मतलब एटॉमिक मास यूनिट क्या है बेटा? तो कार्बन 12 का अगर हम 1/12 हिस्सा काट दे, साइड को ले ले, तो उस हिस्से का जो मास होगा बेटा उसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट। अभी मॉडर्न केमिस्ट्री में बेटा जो 1 AMU है, 1 AMU, ठीक है बेटा, तो उसका वैल्यू कितना आता है वो तो देखा आपने, कितना आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको अभी U से रिप्लेस किया गया है बेटा, मतलब AMU को हम अब 1U भी बोलते। U क्या है बेटा? तो U मतलब यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। अगर आपको AMU की जगह पे U देखने को मिले तो उसका मतलब भी बेटा AMU ही है, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास ही है उसका मीनिंग। अगर इसका मीनिंग यही है, देखो इसका वैल्यू कितना है बेटा? ये जो है ये कौन, इसको यहां पे साइड में रखते जरा, ठीक है बेटा, तो इसको जरा साइड में रखते, ठीक है। तो अगर 1 AMU जो है इसका वैल्यू क्या है बेटा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम भी बोल सकते हैं हम इसको, अगर किलो में कन्वर्ट करना है तो। क्या करते बेटा? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते और क्या करते, ठीक है। अगर इसको किलो में कन्वर्ट करना है ग्राम को, तो अगर इसमें किलो में कन्वर्ट किया हमने तो देखो बेटा आपको याद आ रहा होगा कि ये क्या रहता है, मास ऑफ प्रोटॉन। क्या रहता है? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या रहता है? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो सर मास ऑफ प्रोटॉन को या मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम 1 AMU बोल सकते हैं क्या? 1 यूनिफाइड मास बोल सकते हैं क्या? हाँ बेटा तू बोल सकता है। मास ऑफ प्रोटॉन ही 1 यूनिफाइड मास के बराबर है, एकदम बराबर है बेटा, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है लेकिन हम उसी को कंसिडर कर लेते, ठीक है। तो अब से आगे अगर आपको जहां पे यूज करना है वैल्यू तो 1 AMU की जगह पे मास ऑफ प्रोटॉन यूज कर सकते हैं और मास ऑफ न्यूट्रॉन की जगह पे 1 AMU भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है बेटा। तो हाँ यूज कर सकते हैं आप। तो आगे इसका यूज क्या है? देखो ये जो 1/12 हिस्सा निकाला किसका? कार्बन का, तो ये किस लिए निकाला? तो इसलिए निकाला बेटा कि हमें पता चले कि ये जो एटॉमिक मास रहता है, क्या बेटा? एटॉमिक मास ये जो रहता है, हमें अगर इसको कैलकुलेट करना पड़े हर एटम के लिए, हर एलिमेंट के लिए, अगर हमें इसको कैलकुलेट करना पड़े तभी इसकी जरूरत पड़ती बेटा, किसकी? यूनिफाइड मास की या एटॉमिक मास यूनिट की। देखो अभी जो बाकी के एलिमेंट है बेटा वो ऐसे तोले जाते हैं कि हाउ मच heavier than 1/12 of mass of कार्बन 12। मतलब कार्बन 12 के 1/12 हिस्से से कितना ज्यादा हेवी, कम ज्यादा हेवी, हम बोलते ना इससे ज्यादा ये हेवी के कम है, तो इसके कंपेयर में बाकी के मास निकाले बेटा, बाकी के एलिमेंट के मास
इसके कंपेयर में निकाले, क्योंकि जो आपने देखा 1 AMU है उसका वैल्यू भी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के हिसाब से आता है। और जब हम मास नंबर भी गिनते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, और मास किसका होता है, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का ही होता है। भाई इलेक्ट्रॉन का कहां मास है, हजारों गुना कम है, 10⁻⁻27 में और 10⁻⁻31 में हजारों गुना का डिफरेंस है। बेटा क्या फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉन को गिने या ना गिने, फर्क ही नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। तो फर्क तो पड़ता नहीं है। तो हम अगर एटॉमिक मास, अगर हमें किसी एलिमेंट के एटम का अगर निकालना है तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये क्या रहता है बेटा, मास ऑफ 1 एटम रहता है। क्या रहता है, मास ऑफ 1 एटम रहता है। तो मास ऑफ 1 एटम कैसे निकाले सर, मैंने बोला ना 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 से कितना गुना हैवी है। तो हम ऐसे निकाले, मास नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे AMU से। समझ में आ रहा है बेटा, अगर हम मास नंबर को AMU से मल्टीप्लाई करते मतलब AMU से कितना गुना, समझ में आ रहा है बेटा। तो मास नंबर AMU की वैल्यू क्या है, अभी देखा ना बेटा, कितना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है बेटा। तो ये हो गया बेटा, अगर आपको किसी एटम का, अगर किसी एलिमेंट के एटम का आपको ग्राम में वैल्यू निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। इसका मास नंबर इंटू क्या करना है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है बेटा। तो ये हो गया मास ऑफ 1 एटम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अगर सर ये मास ऑफ 1 एटम है तो सर, या अगर मास ऑफ 1 एटम है तो हम अगर एग्जांपल ले कि हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, एटॉमिक नंबर 1। तो हाइड्रोजन का अगर निकाले एग्जांपल ले तो बताओ बेटा, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम अगर हमें निकालना है बेटा, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम अगर हमें निकालना है तो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम निकालने के लिए मास नंबर कितना है हाइड्रोजन का, बताओ, ऊपर कितना लिखा है 1, कितना है बेटा 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, AMU से। अगर ग्राम में निकालना है तो ऐसे निकालेंगे 1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 1 AMU की वैल्यू डाल दी मैंने वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया मास ऑफ 1 एटम, सिंपल है बेटा, कुछ नहीं, मास नंबर AMU। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, कोई एग्जांपल है समझो हेलियम का लेते हैं। हेलियम क्या रहता है, एटॉमिक मास नंबर रहता है 4 और एटॉमिक नंबर रहता है 2। तो इसका मास ऑफ 1 हेलियम एटम अगर हम करें, किसका, मास ऑफ 1 हेलियम एटम अगर हम करें तो क्या करना है, कुछ नहीं, मास नंबर इंटू AMU क्या आएगा 4 AMU। सिंपल है बेटा, देखो 4 AMU, बस मास नंबर क्या आगे AMU लिख दो, ठीक है। अगर हम ऐसा लिखते हैं ग्राम में अगर निकालना है तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये हो गया ग्राम में। इसको कभी कभी एक्चुअल मास भी बोलते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि हेलियम एटम का एक्चुअल मास इन ग्राम्स निकालो तो एक्चुअल मास ये है बेटा, समझ में आ रहा है। ये तो कंपैरेटिव मास है, AMU क्या है, कंपैरेटिव मास नंबर पता है, इससे आपको पता क्या चलता है, मास नंबर इनटू AMU मतलब 1/12 ऑफ कार्बन एटम के कंपैरेटिव में ये, और एक्चुअल में आपको ग्राम में पूछा जाए तो ये। समझ में आ रहा है बेटा। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर ये अगर ये होता है तो इसकी क्या जरूरत है, बेटा इसकी जरूरत ग्राम में पड़ती, ठीक है बेटा, इसकी जरूरत ग्राम में पड़ती। तो अगर आपको अभी यहाँ पे पता चला कि 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना रहता है, आप निकाल सकते हैं, जिसको मास नंबर याद है फटाक से निकाल सकता है सर 4 AMU, फटाक से आएगा आंसर। अगर हमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से देखो, क्वेश्चन अगर हमें अलग तरीके से पूछा जाए, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 100 AMU of helium atom, 100 AMU of helium,
हेलियम, हेलियम का कितना दिया है बेटा 100 AMU, इतना हेलियम दिया है अपने को, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने, कैसे निकालेंगे देखो सिंपल है बेटा, बताओ मास ऑफ 1 हेलियम एटम कितना रहता है बेटा, एक हेलियम एटम का मास जो है बेटा वो कितना रहता है, अभी निकाले ना सर कितना रहता है, उसका मास नंबर AMU, तो लिख दे बेटा क्या मास नंबर AMU। अभी हमें क्या दिया है 100 AMU में कितने एटम से, तो मतलब ये साइड आपको पता है, मतलब 100 AMU का मास आपको दिया है, कितने एटम है हेलियम के नहीं पता, तो X हेलियम एटम्स बोलता हूं मैं, क्या बोलता हूं X हेलियम एटम्स। अभी वैल्यू कैसे निकले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, X का वैल्यू कैसे आएगा 100/4, मतलब क्या आएगा बेटा 25 एटम्स। मतलब क्या, अगर आपको एटॉमिक मास नंबर निकालना आता है, एटॉमिक मास निकालना आता है, अगर इसको आपको निकालना आता है तो आप बता सकते हो बेटा कि इतने मास में कितने नंबर ऑफ हेलियम एटम है, बताओ। क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमा के पूछा, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता है अभी कि 25 एटम है सर, दो ना अगला क्वेश्चन कुछ भी दो आप सॉल्व कर पाओगे बेटा, ठीक है। तो ये बेटा एटॉमिक मास, ठीक है बेटा। अगर हम बात करते, ये तो हो गया एटॉमिक मास, अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ वन एटम, तो एटॉमिक मास अगर मास ऑफ वन एटम है तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो सर ये सिंपल है ना, क्या मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है सर। मॉलिक्यूल क्या होता है सर, पढ़ा है आपने कि एक से ज्यादा एटम जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि CH4 का, किसका बेटा CH4 का, बताओ आपको पूछा है CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, ये बेटा गलती मत करना, मॉलिक्यूलर पूछ रहा हूं मैं, तो मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास ही मॉलिक्यूलर मास होता है। तो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा CH4 के एक मॉलिक्यूल में कौन कौन है, कार्बन है सर, 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है सर, बाकी 4 हाइड्रोजन है, तो बाकी 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन का कितना है, अगर कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का मास मिला दे तो मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा। तो अगर कार्बन का मास कितना है 12 AMU, कैसे निकाला, अरे कार्बन का मास नंबर 12 है तो 12 AMU, खत्म बात। अगर ये 12 AMU है तो हाइड्रोजन का कितना होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर सर अभी पढ़ा है आपने कि हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है 1 AMU। लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है रे, 4 हाइड्रोजन है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 4 × 1 AMU, है कि नहीं बेटा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 है लेकिन यहाँ पे 4 है, तो कितना हो गया 12 + 4, ये हो गया बेटा 16 AMU। सिंपल है बेटा, देखो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास CH4, ठीक है। अगर आपको बोले एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास निकालो इन ग्राम में निकालो, तो ले भाई ग्राम में निकालना क्या है, AMU हमने याद करके रखा है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, निकाल लिए भाई, हमने तो पहले से याद करके रखा है सर। हाँ, AMU मतलब 1.67 भड़क से निकाल लेंगे सर, आंसर निकाल लिया बेटा तूने, ठीक है। तो ये आगे है मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। सर ये मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या जरूरत पड़ी साइंटिस्ट लोगों को कि उन्होंने ये मोल वाला कॉन्सेप्ट लाया। देखो अभी किसी भी चीज को गिनने का कोई तरीका होता है बेटा, जैसे कोई यूनिट होता है,
जैसे बनाना अपनी कैसे गिनते हो आप, कितना डजन, मार्केट में जाने के बाद क्या बोलते हो, 4-5 किलो बनाना दे दो, ऐसा बोलते क्या, नहीं, 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन ऐसा बोलते अपन। तो ये जो बनाना को गिनने का स्पेसिफिक यूनिट है, जैसे बनाना को कैसे गिनते, 1 डजन से, डजन से गिनते, और डजन में कितने यूनिट होते हैं, 12 यूनिट। मतलब हमने क्वांटिटी गिनी बेटा, क्या गिनी हमने, क्वांटिटी गिनी। ऐसे ही आप क्रिकेट देखते हो, बोल देते हो कि इसकी सेंचुरी कंप्लीट हो गई। सेंचुरी मतलब क्या बेटा, सेंचुरी मतलब, सेंचुरी बोल के आपको सबको समझ में आता है कि भाई सेंचुरी कंप्लीट हो गई मतलब 100 रन कंप्लीट हो गई, इसकी 100 रन कंप्लीट हो गए। तो ऐसे ही बेटा जो एटम्स होते, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये आंखों को दिखते ही नहीं है, बहुत छोटे होते, और इलेक्ट्रॉन्स उनसे भी छोटे, और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, ये जो छोटी छोटी चीजें है बेटा, इनको गिनने का कोई तो तरीका चाहिए ना। अभी इनको हम किलो में थोड़ी ना गिन सकते बेटा, बहुत छोटे होते हैं, इनका मास भी देखा होगा आपने, तो गिने कैसे, इतनी सी क्वांटिटी में पता नहीं कितने सारे एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, कितने सारे पार्टिकल होंगे, तो कैसे गिनेंगे, तो इनको गिनने का एक यूनिट बनाया गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, किसके लिए, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्या है बेटा, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्या, मोल, मोल, मोल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो ये कैसे गिने, जैसे 1 डजन से 12 गिनते हैं, सेंचुरी से 100 गिनते, वैसे बेटा 1 मोल से, 1 मोल इक्वल टू 1 मोल इक्वल टू 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम ऐसा भी बोलते बेटा, 1 मोल इक्वल टू 1 मोल इक्वल टू Na। Na क्या है बेटा, एवोगाड्रो नंबर का सिंबल है। एवोगाड्रो नंबर क्या है, ये जो नंबर है बेटा, एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है। तो ये जो नंबर है Na, उस साइंटिस्ट ने दिया, और इसको बोलते हैं हम एवोगाड्रोज नंबर, ठीक है बेटा। तो 1 मोल से क्या गिनोगे, 1 मोल से, तो मोल कुछ भी हो सकता है। 1 मोल में हम कुछ भी गिन सकते, क्या क्या गिन सकते, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जैसे 1 मोल में हम गिन सकते हैं कि कितने एटम्स है, या कितने मॉलिक्यूल्स है। अगर हमें गिनने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी गिन सकते हैं, या हमें गिनने कितने प्रोटॉन्स है, वो भी गिन सकते हैं, या हमें गिनने हैं कि कितने न्यूट्रॉन्स है, तो बेटा हम वो भी गिन सकते हैं 1 मोल से। किससे बेटा, 1 मोल से हम ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स गिन सकते हैं। इसलिए ये 1 मोल बनाया गया बेटा। इसलिए हम 1 मोल हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की गिनती करने के लिए करेंगे। तो हम एग्जाम्पल में इसको कैसे बताएंगे, देखो बेटा, अगर हमें गिनना है, समझो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मतलब कितने ऑक्सीजन एटम है, तो सबको पता है बेटा कि उसमें, अभी बताया सर आपने कि 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होती है, 1 मोल की वैल्यू होती है। तो इसमें कितने एटम्स होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, किसके, ऑक्सीजन की। समझ में आया बेटा। तो इतने सारे एटम्स एक ही यूनिट में गिने गए बेटा। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि 2 मोल ऑफ O2 में कितने एटम है, 2 मोल ऑफ O2 में कंटेन्स
डैश डैश नंबर ऑफ, हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कितने एटम्स होंगे बेटा। O2 में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं? 2 ऑक्सीजन एटम्स। O2 में कितने होते हैं भाई? O2 मॉलिक्यूल ही बना है ना 2 एटम से, तो कौन से? 2 ऑक्सीजन एटम से, तो 2 ऑक्सीजन एटम है। तो अगर हम 2 मोल O2 लेंगे तो बेटा ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? डबल। 2 मोल में डबल, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 मोल में अगर हम O2 के कितने 2 मॉलिक्यूल्स होंगे? O2 के मॉलिक्यूल्स 2 मोल में होंगे 2 ट्वाइस 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू Na। ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। क्या है ये बेटा? मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल्स? O2 के मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमें क्या देखना है? एटम्स। तो ऑक्सीजन एटम्स कितने? कुछ नहीं बेटा, जितने O2 मॉलिक्यूल से उसके डबल ऑक्सीजन। तो उसके डबल कैसे? 2 इंटू Na। समझ में आया बेटा? तो ये आ जाएगा 4Na। इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से किस में? 2 मोल्स ऑफ O2 में। तो यहां पे कितना आएगा बेटा? 4Na। ऐसे आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो बेटा। अगर आपको पूछा जाए कि 3 मोल ऑफ O2 में, 3 मोल ऑफ O2 में कितने नंबर ऑफ कंटेन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। नहीं तो ऐसा बोलो, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? कितने? क्वेश्चन है 3 मोल ऑफ O2 कंटेन्स दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो पहले तो सबको पता है क्या, एक O2 के मॉलिक्यूल में कितने? 2 ऑक्सीजन होते। क्या होते? 2 ऑक्सीजन एटम्स होते। और एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा? सबको पता है क्या बेटा? क्या Z जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, वो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होता है ना बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा? 8। तो यहाँ पे कितने आएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक O2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 16 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो 3 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल में अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए बोले तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा कि एक O2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 मोल ऑफ O2 में 3 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रहेंगे? उतनी टाइम्स इसकी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर एक O2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन है तो इतने O2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखो 3 मोल ऑफ O2 में कितने रहते हैं? 3Na क्या? मॉलिक्यूल्स। 3Na मॉलिक्यूल्स। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? हम ऐसा निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अगर हमें निकालना है बेटा तो सिंपल से इसको मल्टीप्लाई कर दो। एक में कितने होते रे? एक O2 मॉलिक्यूल में होते 16, तो 3Na में कितने होंगे? 3Na इंटू 16 क्या? इलेक्ट्रॉन्स। इसको और सिंपली लिखे तो 48Na इलेक्ट्रॉन्स। नंबर में पूछे तो ठीक है बेटा, 48 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है बेटा। आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेटा। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा बेटा कि मोल कंसेप्ट जो है वो कहाँ पे यूज होता है। तो हमें जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या एटम्स या मॉलिक्यूल की क्वांटिटी गिननी होती है तब हम ये यूज करते हैं बेटा, और इस तरीके से आप सारे सवाल सॉल्व कर पाओगे बेटा। तो ये था बेटा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री।
और यहां तक हमने पढ़ा कि मोल कंसेप्ट क्या होता है, और उससे पहले एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये चीजें जान के हमने बहुत सी चीजें कवर कर लिए बेटा। तो बताइए कैसा लगा लेक्चर, और मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।